विद्यार्थीगण कृपया ध्यान देंगे। आज के क्लास में जो होने वाला है वो वन शॉट करवाने वाले हैं, वो भी 12th क्लास के फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हिंदी मीडियम में होगा आज का क्लास। और वो भी पूरे एक चैप्टर का आज कंप्लीट करवाने वाले हैं, यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जितना थ्योरी है सभी थ्योरी पे आज बातें करेंगे, और वो भी सिस्टमैटिक ढंग से बातें करेंगे। आप जो है से एक क्लास में पूरे चैप्टर को देख सकते हैं, यानी पूरे चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कवर कर सकते हैं, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं आगे की ओर बिना टाइम को बर्बाद किए, सिर्फ और सिर्फ टू दी पॉइंट बातें करेंगे। ओनली जो है टॉपिक पे फोकस करनी है, क्योंकि कम टाइम में इस चैप्टर को कवर करवानी है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो टॉपिक स्टार्ट होगी वो सीरियल वे में स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो सिस्टमैटिक टॉपिक चलने वाला है वो कौन से चैप्टर का है? तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आया है जो है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेंगे, और इसकी कौन कौन सी बातें हैं ये भी समझाएंगे। विद्युत आवेश है क्या, पहले ये समझें। कैसे वस्तु आवेशित होती है ना, किस कंडीशन में होती है, सभी की बारी बारी से हम लोग बातें को समझेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि विद्युत आवेश जो है किसी भी पदार्थ की एक आंतरिक गुण है। जिस प्रकार से किसी वस्तु का द्रव्यमान जरूरी है, उसी तरह से वस्तु में आवेश भी जरूरी है। द्रव्यमान एक आंतरिक गुण है, प्राकृतिक गुण है, उसी तरीके से वस्तु में आवेश भी एक प्राकृतिक गुण है, आंतरिक गुण है। ठीक है। तो देखिए होता क्या है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न एवं महसूस किए जा सकते हैं। या तो बोल सकते हैं वो विद्युतीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न कर सकता है, किसके कारण? विद्युत आवेश के कारण। ठीक है। तो ये हुआ। अब देखिए विद्युत आवेश जो है उसकी बात करें तो सबसे पहले इसकी जो एसआई मात्रक है वो कूलॉम होता है। इसका सीजीएस मात्रक स्टैट कूलॉम होता है, जिसको ईएसयू बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं। यानी यहां पर बोल सकते हो कि जो 1 कूलॉम हुआ उसकी वैल्यू 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। और यदि ईएसयू बोलिए या तो स्टैट कूलॉम बोलिए, सीजीएस मात्रक बोलिए, या तो इसको सबसे छोटा मात्रक बोला जाता है। याद रहे सबसे छोटा मात्रक कौन है? तो स्टैट कूलॉम है। यानी 1 कूलॉम की वैल्यू 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है, या तो स्टैट कूलॉम होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष मात्रक, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसका एक और नाम है जिसको बोलते हैं एबी कूलॉम, यानी एबीसी, एबी कूलॉम, जो एब्सोल्यूट यूनिट है ना, निरपेक्ष मात्रक है, जिसकी वैल्यू देखो है ना, यहां पर 1 एमयू बोलिए या तो 1 एबी कूलॉम बोलिए, जो 10 कूलॉम के बराबर होता है। और इसका सबसे खास बात कि विद्युत आवेश की जो सबसे बड़ी मात्रक है, सबसे जो बड़ा मात्रक है, वो मात्रक यहां पर है क्या चीज? जो कि फैराडे है। जो कितना होता है? तो यहां पे 96,500 कूलॉम होता है। ठीक है, 96,500 कूलॉम। इसकी जो बीमा होती है, ये बीमा यहां पर देखो ए टी होता है, इसकी बीमा ए टी होता है। ठीक है। और खास बात है कि विद्युत आवेश की एक व्यवहारिक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर आवर, और 1 एम्पियर आवर बराबर होता है 3600 कूलॉम। ये है व्यवहारिक मात्रक, जो कौन है? एम्पियर आवर, जो बैटरी ये सब आता है। देखिए अब आगे की तरफ बढ़ता, देखिए अब बातें आती है कि कोई भी वस्तु की बात करें तो विद्युत आवेश कैसे जानते हैं। तो देखिए किसी भी वस्तु की बात करें तो वो परमाणु से बना हुआ है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। जितना परमाणु में
इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन की जो ऋणात्मक आवेश है उतना प्रोटॉन की धनात्मक आवेश है, इसलिए दोनों मिलकर के शून्य बनाए रखता है। जब जो है से जनरली किसी पदार्थ की बात की जाए तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो विद्युतता उदासीन है, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उसका जो है से आवेश देखो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, और एक प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम प्लस में होता है। दोनों आपस में बराबर है, दोनों को जोड़ दोगे तो जीरो होगा। तो जितना जो है से प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है परमाणु, तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। न्यूट्रॉन बेचारा तो न्यूट्रल है, उदासीन है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि जब जो है से दो वस्तु को कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चला जाएगा। तो एक होता है क्या करने वाला, त्याग करने वाला, और एक क्या होता है, ग्रहण करने वाला, जिसमें गया वो ग्रहण किया। तो देखो वो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लिया जाएगा। इसलिए विद्युत आवेश का बेसिक जो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE होता है, जहां N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन, एक त्याग करने वाला या तो फिर ग्रहण करने वाला। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसके परिमाण से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया Q बराबर प्लस माइनस NE। अब देखिए प्लस कब होगा, जो त्याग करेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम गया, और उसके रेस्पेक्ट में प्रोटॉन तो ज्यादा है तो धनात्मक हो जाएगा, और जिसमें गया उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देगा, तो दोनों में कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक की मात्रा बढ़ गई तो वो हो गया ऋणात्मक। तो त्याग करने वाला धनात्मक और ग्रहण करने वाला ऋणात्मक होता है। अब देखिए ये तो बेसिक। अब कुछ बातें हैं, जैसे 1 मिली कूलम 10 टू दी पावर माइनस 3 कूलम, 1 माइक्रो कूलम मतलब 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, 1 नैनो कूलम मतलब 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम, 1 पिको कूलम मतलब 10 टू दी पावर माइनस 12 कूलम। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है विशिष्ट आवेश। अब देखिए विशिष्ट आवेश, देखिए होता क्या है, जैसे सपोज कीजिए ये पदार्थ है, मटेरियल है, इसकी द्रव्यमान है और इसको आवेशित किया गया Q आवेश से, तो प्रति एकांक मात्रक जो है से मात्रा में द्रव्यमान जो होगा उसमें जो विद्युत आवेश होगा वही इसका क्या होगा, विशिष्ट आवेश होगा। इसलिए विशिष्ट आवेश बराबर विद्युत आवेश बटे द्रव्यमान, यानी प्रति एकांक द्रव्यमान में जो आवेश है ना उपस्थित है। तो ये हो गया। अब देखो स्पेसिफिक चार्ज यानी विशिष्ट आवेश, चार्ज बटे यानी Q बटे M होगा, इसका SI मात्रक लोगे तो कूलम पर केजी होगा, इसका बीमा लोगे तो इसका बीमा 80 और मास M, M ऊपर चला जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगा 1 और 80 रहेगा। तो ये हो गया विशिष्ट आवेश से रिलेटेड। अब देखो आगे बढ़ता हूं, यहां पर विद्युत आवेश के प्रकार। अब यहां पे समझना है कि विद्युत आवेश के जो प्रकार है वो दो तरीके का है, क्योंकि जब हम वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित होने का मेन कारण है इलेक्ट्रॉन का एक से निकलना और दूसरे में जाना, एक से त्याग होना दूसरे में ग्रहण। तो जो त्याग करता है वो तो धन आवेश से आवेशित होता है, तो एक जो प्रकार हो गया वो धन आवेश हो गया। ये कब हो गया, जैसे एक वस्तु है, इसका द्रव्यमान m है, इसकी त्रिज्या r है, इससे क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकल रही है मतलब ये त्याग कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की मात्रा इसमें कम रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो धनात्मक की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ऋणात्मक से। पहले बराबर था, ऋणात्मक निकल रहा है, इसका मतलब धनात्मक का वैल्यू ऋणात्मक से ज्यादा है, तो ये हो गया धनात्मक। तो अब देखिए बातें ये है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना द्रव्यमान लेकर निकलेगा, इसलिए इस वस्तु की द्रव्यमान कम जाएगी, और इसकी त्रिज्या की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धनात्मक धनात्मक धनात्मक, सजातीय जब रहेगा तो सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, विकर्षण का बल होता है, क्या होता है, दुश्मनी होता है। इसलिए प्लस प्लस रहेगा तो जानना प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस क्योंकि सजातीय है, प्रतिकर्षण होगा, विकर्षण होगा, दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो वस्तु फैलेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा मतलब त्रिज्या बढ़ेगा। इसीलिए पहले वाला द्रव्यमान बड़ा और अभी वाला द्रव्यमान छोटा।
पहले वाला त्रिज्या छोटा, अभी वाला त्रिज्या बड़ा। अब देखो दूसरा आवेश है क्या, जो ग्रहण करने वाला है। ग्रहण करने वाला कैसा होगा, तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, ऋणात्मक हो जाएगा। तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जिसकी त्रिज्या r है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन की जो है से मात्रा को बढ़ाने का काम कर रहा है, और प्रोटॉन बेचारा वही कांस्टेंट रह रहा है, तो क्या होगा, बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक का मात्रा बढ़ रहा है, क्योंकि पहले दोनों बराबर था, बैलेंस था। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव की मात्रा बढ़ाएगा, तो ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया। क्यों, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना मतलब ऋणात्मक, और इलेक्ट्रॉन का घटना मतलब धनात्मक। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऋणात्मक आवेश से ये आवेशित हो गया। अब देखो बात यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब बात करते हैं द्रव्यमान, तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान लाया और वस्तु में समाहित हो गया, तो वस्तु का द्रव्यमान एक्स्ट्रा आ गया इलेक्ट्रॉन ना, तो इलेक्ट्रॉन आने से द्रव्यमान बढ़ गया। अब साइज की बात की जाए तो ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक 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 क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण लग रहा है, ठीक है, तो फैलेगा, तो त्रिज्या बढ़ेगी, तो आर डैश बड़ा हो गया आर से, और द्रव्यमान भी बड़ा हो गया, एम डैश भी हो गया एम से बड़ा। और यही यदि विजातीय रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो दोनों में प्यार होगा, यानी आकर्षण होगा। तो ये आकर्षण के सूचक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट दो बातें यहां पे है, एक है चालक और दूसरा है कुचालक। चालक मतलब कंडक्टर और कुचालक मतलब इंसुलेटर। यानी बोल सकते हो कि वैसे पदार्थ जिसके परमाणु में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, यहां पर चालक बोला जाता है। या तो उसके इलेक्ट्रॉन कमजोर बल से बंधा होता है, कोई भी विद्युतीय क्षेत्र में ले जाएं उसको, या तो बाहर से कोई जो है से है ना वोल्टता आरोपित करें, वोल्टेज दें, तो वो क्या करेगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। इसका मतलब हो गया वो चालक है। और कुचालक का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिसके अणु में है ना, या तो उसमें बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत से बंधा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। और उसके छोरों के बीच यदि आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं या तो सेल से जोड़ते हैं, तो वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं हो पाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधा है, निकल ही नहीं पा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा, तो वो हो जाएगा कुचालक, ठीक है, यानी विद्युत धारा उससे प्रवाहित नहीं होगी। ये जो पदार्थ होते हैं कुचालक जो होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उसी को प्रावैधुत भी बोला जाता है। यानी पूछा जाएगा कि प्रावैधुत कैसा होता है, तो बोलना है विद्युत के कुचालक होता है, वो इंसुलेटर होता है। ये बातें, आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अब आता है यहां पे विद्युत आवेश का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कुछ बातें यहां पे लाके रखे हैं। सबसे पहले आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। आवेश कैसा है, तो अदिश राशि है, मतलब इसके पास दिशा नहीं है, इसका सिर्फ परिमाण की जरूरत है ना, इसकी दिशा की कोई महत्व नहीं है। अब देखिए आवेश का संरक्षण ये गुण है आवेश का। देखिए किसी भी वस्तु को आप आवेशित कर सकते हैं, लेकिन उसके आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। तो वो आवेशित कैसे हो जाता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ना कि नष्ट होता है, ना तो क्रिएट होता है। यानी बोल सकते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। किसी भी निकाय का मतलब किसी भी सिस्टम का या तो किसी भी वस्तु का कुल विद्युत आवेश नियत रहता है, इसी को आवेश का संरक्षण बोलते हैं, या तो विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। अगला है आवेश का क्वांटीकरण।
देखिए आवेश का क्वांटीकरण बहुत ही सिंपल है। जैसे आवेश के लिए पढ़े आपने Q बराबर प्लस माइनस Ne, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, त्याग किया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या है या तो ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो ये जो संख्या है वो हमेशा ये क्या होगा, इंटीजर में होगा, यानी पूर्ण संख्या होगा। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, यानी चार होगा। ऐसे कोई भी वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो पूर्ण संख्या में करेगा। तो यहां पर बोल सकते हो ऐसा नहीं कि कोई 3.5 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, नहीं, गलत बात है। मतलब एन का वैल्यू जो है से भिन्नात्मक नहीं होगा, हमेशा पूर्ण संख्या में होगा। इसी को बोला जाता है आवेश का क्वांटीकरण। यानी आवेश का क्वांटीकरण का मतलब हुआ किसी वस्तु का विद्युत आवेश इस इलेक्ट्रॉन के आवेश बोलिए या तो प्रोटॉन के आवेश बोलिए, दोनों तो बराबर है मात्रा में, जिसको हम लोग एलिमेंट्री आवेश बोलते हैं, प्राइमरी आवेश बोलते हैं, प्राइमरी चार्ज बोलते हैं, मूल जो है से यहां पर मूल जो है से क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, इसी को आवेश का क्वांटीकरण बोलते हैं। हो गया ऐसा। अब देखो आवेश का जोगात्मक, यानी आवेश जो है से जोगात्मक नियम का पालन करता है। सपोज कीजिए यहां पर बहुत सारे विद्युत आवेश रखा हुआ है, Q1 है, ठीक है, Q2 है, ठीक है, -Q3 है। तो इसका यदि हम कुल आवेश निकालें यहां पर का, तो Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3, यही क्या है, जोगात्मक नियम का पालन करता है। आवेश या परिवर्तनीय राशि, मतलब ये परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो यहां पर 2 कूलॉम का आवेश है और इसको गति करवाने लगे, तो विराम में है तो पर भी वही है, गति करने लगेगा तो पर भी वही है। यह जो है से यह परिवर्तनीय है। अब देखो त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करती है, यानी यदि कोई विद्युत आवेश की बात करो, ठीक है, तो देखिए बारी बारी से, यदि ये विद्युत आवेश है, ये यदि विराम में है तो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है आगे बातें करेंगे। यदि ये गति में आ गया और वो भी गति यदि नियत वेग से कर रहा है तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन वही त्वरित हो गया यानी मंदित हो गया, यानी इसका स्पीड अप हो जाए या तो स्पीड डाउन हो जाए, यानी तेजी से चलने लगे या तो चलते चलते धीरे हो जाए, तो उस स्थिति में अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ ही साथ ऊर्जा भी उत्सर्जित करता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो त्वरित आवेश है वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए आवेशन करने की विधि यानी विधियां, 1 नंबर में है आवेशन करने की जो विधि है वो किस लिए अपनाया गया, सोचो। इसमें है कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाएगा कैसे। जैसे 2 वस्तु है ये और इस वस्तु को ऐसे सटा देंगे तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में चला जाएगा। तो उसके लिए जो है से विधि है। पहली विधि है जिसको बोला जाता है फ्रिक्शन, यानी जिसको बोला जाता है घर्षण। जब 2 वस्तु को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में जाती है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गई वो धनावेश से आवेशित हो गया और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चली गई वो ऋण आवेश से आवेशित हो गया। तो ये घर्षण का है। घर्षण इसलिए कि जब घर्षण करते हैं तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है और उष्मा ऊर्जा किसको मिलती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जंप कर जाता है, उछलकर चला जाता है, निकलकर चला जाता है, तो आवेशित हो जाता है वस्तु। देखिए कुछ ऐसा ही है। जैसे देखिए
कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल देखिए कांच की छड़ से निकल करके रेशम के कपड़ा में जा रहा है। तो रेशम के कपड़ा में जाएगा तो यहां पर बातें ये होगी कि रेशम का कपड़ा में आया मतलब ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया, नेगेटिव हो गया, इससे निकला तो पॉजिटिव हो गया, इससे निकल के इसमें आया तो ये नेगेटिव हो गया। कौन? ऊनी वस्त्र, रबर हो या अंबर हो या प्लास्टिक हो। जब ऊनी वस्त्र के साथ या तो रबड़ को रगड़िए या तो अंबर को या तो प्लास्टिक को, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो ये ऋणात्मक हो गया और ये जो है धनात्मक हो गया, पॉजिटिव हो गया। सूखे बाल और कंघी को भी लगाइएगा और कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाइएगा तो कंघी जो है छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने लगता है। तो वहां पे यदि मैं बात करूं तो वो भी क्या हो जाएगा? आवेशित हुआ है। ठीक है, देखिए तो यहां पर सूखे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में आया है तो कंघी निगेटिव हो गया, कंघा निगेटिव हो गया और सूखा बाल धनात्मक आवेश से आवेशित हो गया। यानी सूखे बाल में जब कंघी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे किस में जाता है? तो सूखे बाल से कंघा में जाता है, कंघा ऋणात्मक आवेश से आवेशित होता है और सूखा बाल धनात्मक आवेश से। यदि बिल्ली की खाल यानी बिल्ली की जो खाल है, जो स्किन है ना, उसको रगड़ते हैं एबोनाइट की छड़ से तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके इसमें में आती है तो ये ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा और ये धनात्मक आवेश से आवेशित हो जाएगा। और यही खास रीजन है, यही खास बात है कि जब बादल जो है से तेजी से बढ़ने लगता है, इधर उधर चलने लगता है तो बादल में घर्षण होती है, फ्रिक्शन होती है, जिससे बादल आवेशित हो जाता है। यानी बोल सकते हैं बादलों में को आवेशित होना का जो कारण है वो घर्षण है, पहली विधि। अब आते हैं दूसरी विधि के पास। दूसरी विधि में ये आता है, यहां पर दूसरा विधि है स्थिर विद्युत प्रेरण। स्थिर विद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है कि एक उदासीन वस्तु है, उस उदासीन वस्तु के पास यदि एक आवेशित वस्तु को लाते हैं तो उस उदासीन वस्तु में छोरों के साथ आवेश उत्पन्न होता है, छोरों पर आवेश उत्पन्न होता है। कैसे? सो बताते हैं। जैसे देखिए ये उदासीन वस्तु है, ठीक है, या तो पहले इसको देखिए तो उदासीन ये पहले था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस उदासीन था। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन करवाने लगे तो इस उदासीन वस्तु के पास एक धन आवेश से आवेशित वस्तु को लाए जिसका आवेश Q है। जैसी लाते हैं तो इस उदासीन वस्तु में जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, स्वतंत्र है, उस पर ये आकर के क्या करता है? बल लगाने लगता है। कैसा? आकर्षण का बल। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगता है। तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन आके देखो ऐसे इकट्ठा हो गया इस पार्ट के तरफ, तो इधर हो गया ऋण आवेश और उतना ही धन आवेश इधर हो जाएगा क्योंकि इधर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर हो गया। यानी एक ही वस्तु का दो पार्ट बन गए, एक पार्ट ऋण आवेश और एक पार्ट धन आवेश, क्योंकि एक पार्ट के तरफ से वस्तु के एक पार्ट के तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे तरफ चला गया क्योंकि वहां पर बगल में आया हुआ है धन आवेश। तो देखिए ये आवेशित हो गया तो इधर के तरफ और इधर के तरफ, यही क्या है? यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, स्थिर विद्युत प्रेरण इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात यहां पर यह है कि जो प्रेरित आवेश हुआ Q डैश, उसकी जो परिमाण होती है, देखो Q डैश का परिमाण Q इंटू 1-1/K होता है, जहां पर K को प्रावैद्युत नियतांक बोलते हैं या तो आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, जिसमें K का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या तो 1 के बराबर होगा, इनफाइनाइट के बराबर होगा या तो इनफाइनाइट से छोटा होगा। यदि हवा लेंगे तो उसकी वैल्यू K का 1 होगा और यदि धातु लेंगे तो उसका वैल्यू अनंत होगा। हो गया ऐसा। अब इसी जो है से
प्रोसेस से, इसी विधि से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। कैसे आवेशित किया जाता है वो देखा जाए एक जो है से एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल है यहां पर देखिए, हमने दो वस्तु लाया ए और बी, और दोनों वस्तु यहां पर देख रहे हो, मान लो कोई चालक। अब देखो ये हुआ एक नंबर स्टेप। दूसरा नंबर स्टेप में ये क्या किया गया कि दोनों के बगल में थोड़ा दूरी पर एक धन आवेश से आवेशित वस्तु को लाया गया। ये धन आवेशित क्या किया, अपने तरफ इस सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा, आकर्षित करने लगा। क्योंकि धन वाला किसको आकर्षित करेगा, ऋण को आकर्षित करेगा, तो ऋण आवेश को आकर्षित करने लगा। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगा, तो इधर हो गया ऋणात्मक और इधर हो गया धनात्मक। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है इधर बढ़ गया और उधर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कम गया। इलेक्ट्रॉन का बढ़ना ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन का जिधर घटना उधर धनात्मक। अब देखिए इतना हुआ। अब क्या किया गया कि दोनों जो इस सटा हुआ था तभी ने एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आया भी इलेक्ट्रॉन, अब दोनों को थोड़ा सा फर्क कर दिया गया, साइड कर दिया गया। तो इधर ऋणात्मक है, इधर धनात्मक है। और जैसे इसको हटाया गया तो इस चालक के सतह पर फैल गया ऋणात्मक और इस चालक के सतह पर फैल गया धनात्मक। पहले ये दोनों आपस में उदासीन था, अभी एक ऋणात्मक हो गया और एक धनात्मक हो गया। यहां पर कोई प्रोसेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका कारण रहा, स्थिर विद्युत प्रेरण का रहा। तो इस तरीके से तीसरा स्टेप हुआ और ये चौथा स्टेप हुआ। यानी 4 स्टेपों में हमने क्या किया, वस्तु को आवेशित कर दिया, वो भी किसका उपयोग कर, तो स्थिर विद्युत प्रेरण को उपयोग कर। आगे बढ़, तीसरी विधि जो आती है उस विधि का नाम है चालन विधि। ठीक है, उस विधि का नाम क्या है, तो यहां पर चालन विधि है। अब देखो चालन विधि के पास चलते। तो चालन विधि में क्या होता है, सो देखिए स्थिति 1 में है, एक वस्तु है जो आवेशित है, दूसरा वस्तु जो है अनावेशित है। जैसे दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, दो वस्तुओं को संपर्क में लाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चली जाती है, यानी आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तो इसी को बोला जाता है चालन। तो एक आवेशित वस्तु को दूसरे अनावेशित वस्तु के पास लाएं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये धन आवेश वाला खींचने लगा। अब खींचने लगा तो देखो ये यहां पर आ गया, तो इसमें दो को तो न्यूट्रल बना देगा। और अभी तो ये चारों न्यूट्रल था, हर के पास ऋणात्मक था, तो इसका दो गो न्यूट्रल हो गया और इधर इसका दो गो न्यूट्रल रहेगा। तो ई जो है से आ गया, तो इसका दो गो प्लस और इसका दो गो प्लस, तो दोनों अब आवेशित है। पहले से ही आवेशित था, ये अब आवेशित हो गया संपर्क में लाने से। अब बातें कुछ ऐसी है, चालक को दिया गया आवेश सतह पर आ जाता है। मतलब यदि किसी चालक को आप आवेश देते हैं या तो उसको आवेशित करते हैं, तो विद्युत आवेश उसके सतह पे फैल जाता है। जैसे आपने इसको आवेश दिया तो वो आवेश कहां पे फैल गया, तो वो आवेश इसके सतह पे फैल गया। कहां पर फैल गया, उसके सतह पे फैल गया। इसका मतलब हुआ, देखिए बातें ये है कि जो चालक की सतह होती है और उसको आवेशित आप करते हो, तो जितना ज्यादा सरफेस होगा, जितना बड़ा सा सरफेस होगा, उतना उसको आवेशित किया जाएगा। इसलिए विद्युत आवेश जो होती है चालक के सतह के सीधा समानुपाती होता है। यानी जिस चालक की सतह का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसको ज्यादा आवेश से आवेशित किया जाएगा। अब देखो, कुचालक को दिया गया आवेश उसी स्थान पर रह जाता है। मतलब किसी कुचालक को, किसी इंसुलेटर को यदि आप आवेश जैसे यहां पर दिया, तो इसको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां पे है वहीं पे रह जाएगा, इसमें कोई अंतर दिखने वाला नहीं है। तो यही बोला गया। आगे बढ़ता हूं। अब आता है यहां पे आवेश घनत्व। मतलब आवेश घनत्व का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले देखिए
रेखीय वस्तु होती है, यानी सतह वाला वस्तु होता है, क्षेत्रफल वाला सिर्फ, टू डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, द्विविमीय, जिसके पास लंबाई चौड़ाई सिर्फ हो। अब एक होता है जिसके पास लंबाई चौड़ाई मोटाई दोनों हो, तीनों हो, तो उसको बोला जाता है आयतन वाला वस्तु। तो सबसे पहले देखिए, रेखीय आवेश घनत्व है जिसको लिनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसको लेमडा से निरूपित करते हैं। एक वस्तु है जिसकी लंबाई एल है, उसको एक समान रूप से क्यू आवेश से आवेशित किया गया, तो इसके प्रति एकांक लंबाई में जो विद्युत आवेश होगी उसी को इसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। यानी रेखीय आवेश घनत्व बराबर विद्युत आवेश बाई लंबाई होता है, यानी लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। इसका एसआई मात्रक की बात करोगे तो एसआई मात्रक विद्युत आवेश का कूलॉम, लंबाई का मीटर, यानी हो जाएगा कूलॉम मीटर। ठीक है, इसकी बीमा की बात करोगे तो आवेश की बीमा होगी 80, नीचे होगा एल, एल ऊपर जाएगा एल पर पावर -a और 80 होगा। आगे देखिए बातें, सतहीय आवेश घनत्व यानी सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। सबसे पहले सतहीय जो आवेश घनत्व है, जिसको क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, जिसको यहां पर सिग्मा से निरूपित करते हैं, जिसको स्मॉल सिग्मा सिंबल देते हैं। देखो, एक सतह वाला वस्तु है जिसका क्षेत्रफल a है, इसको q आवेश से आवेशित किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है? q आवेश से आवेशित किया जा रहा। अब देखो, यहां से q आवेश से आवेशित कर दिया मैंने, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि बताया ही गया कि प्रति एकांक, सतहीय बोला तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत आवेश होगा, किसमें? प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत आवेश होगा उसी को यहां पर बोला जाएगा क्या चीज? सतही आवेश घनत्व, यानी सिग्मा बराबर विद्युत आवेश बटे क्षेत्रफल, जिसको क्यू बाई ए बोलेंगे। इसका एसआई मात्रक कूलॉम और नीचे मीटर, यानी मीटर स्क्वायर होगा, एरिया है, क्षेत्रफल है तो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। इसका बीमा लिखेंगे यदि तो आवेश का बीमा 80, नीचे एरिया, क्षेत्रफल का एल पर पावर 2, तो एल पर पावर 2 ऊपर जाएगा, -2 होगा और ये होगा 80। चलिए, ये हो गया। अब देखो, आयतन आवेश घनत्व आता है, जैसे एक वस्तु है जो त्रिविमीय वस्तु है, इसके पास आयतन है, भी आयतन है, इसको क्यू आवेश से आवेशित किया जा रहा है, और जैसे ही क्यू आवेश से आवेशित करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि प्रति एकांक आयतन में जो आवेश उपस्थित होगा उसी को इसका बोला जाएगा यहां पर क्या चीज? आयतन आवेश घनत्व, यानी इसको रो से निरूपित करते हैं, यानी आयतन आवेश घनत्व रो बराबर विद्युत आवेश बटे आयतन, यानी क्यू बाई भी होगा। इसका एसआई मात्रक लोगे तो कूलॉम और आयतन का मीटर क्यू, यानी कूलॉम पर मीटर क्यू। इसका बीमा लिखोगे तो एल क्यू नीचे तो ऊपर जाएगा, तो एल पर पावर -3 और चार्ज का 80 होगा, तो एल पर पावर -3 और ये क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख, अब आता है इसमें विद्युत बल से संबंधित। विद्युत बल से संबंधित कहने का मतलब हुआ कि मैंने बताया कि आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगता है, जिसको विद्युत बल बोलते हैं। ठीक है, यानी सजातीय रहेगा, धनात्मक धनात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, तो प्रतिकर्षण होगा, और यदि विपरीत रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, तो आकर्षण होगा। इस बल से संबंधित बल तो लगा, लेकिन कितना लगा इसके लिए कूलॉम जी ने, कूलॉम नाम के सीए कूलॉम या तो कूलॉम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल से संबंधित फार्मूला डिराइव किए, नियम दिए, उसी के नाम पे पड़ गया कूलॉम का नियम। ठीक है, तो कूलॉम का नियम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो कूलॉम का नियम जो है दो बिंदु आवेशों के बीच लगेगा। दो बिंदु आवेश जो है Q1 Q2 है, जिसको r दूरी पर रखा गया है, तो उसके बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है, यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है, यानी F varies Q1 Q2।
ये होगा प्रथम समीकरण। ठीक है, दूसरा उसकी दूरी से संबंधित, ये आवेश से संबंधित बताए उन्होंने, दूसरा बताए दूरी से संबंधित, और दूरी से संबंधित बताए कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला विद्युत बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एफ वैरिज 1/r²। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो दो आवेश है, Q1 है और Q2 है, प्लस प्लस है, तो दोनों को गुना करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब जीरो से बड़ा आएगा। तो सजातीय आवेश को जब गुना करोगे उसके वैल्यू को तो प्लस में आएगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो मल्टीपल होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जीरो से बड़ा आएगा। तो समझना कि यदि दो आवेश का गुणनफल धनात्मक आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा आ रहा है तो दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लगे, तो यहां पे दोनों के बीच प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। ये प्रथम है तो इस पर जो है से प्रथम पर F12 लगेगा मतलब 2 लगाएगा, रिपेल करेगा, और ये जो है दूसरे पर फर्स्ट लगाएगा, प्रथम लगाएगा F12। दोनों की दिशा विपरीत होगी, एक ही लाइन पे होगा, दोनों का परिमाण आपस में बराबर होगा, ये चीज समझना। उसी तरीके से एक प्लस और एक माइनस रहेगा, इसका मतलब दोनों को गुना करोगे आवेश को तो ऋणात्मक आएगा, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस को हम लोग गुना करते हैं तो डेफिनेट है ऋणात्मक आएगा। तो जब ऋणात्मक आएगा तो आकर्षण हो रहा, क्योंकि प्लस और माइनस, तो Q1 और Q2 ऋणात्मक मतलब जीरो से कम आ रहा है प्रोडक्ट गुणनफल, तो समझना आकर्षण। अब देखो आकर्षण लग रहा है, जितना एक दूसरे पे लगा रहा है विपरीत दिशा में लगा रहा है, समान परिमाण का है, दोनों का नेचर सेम है, इसलिए इसको आकर्षण और प्रतिकर्षण का भी बल बोलते हैं। और दोनों एक दूसरे पर बराबर परिमाण का बल लगाता है। आवेश एक दूसरे से छोटा बड़ा हो ये मैटर नहीं रखता है, यहाँ पे बस दो आवेश होनी चाहिए, दोनों बराबर परिमाण का हो या तो अलग अलग परिमाण का हो, लेकिन जितना एक दूसरे पर लगाएगा उतना दूसरा पहले पे भी लगाएगा, बड़ा छोटा यहां पर नहीं देखा जाता। चलिए, तो यहां पे जो हमने आवेश से संबंधित और इससे संबंधित बताया, दोनों को मिलाओगे यहां पे तो यहां से आ जाएगा एफ वैरिज मैथमेटिकल Q1 Q2 और बाई r²। अब देखो एफ वैरिज है तो हटाओगे उसको तो एक कांस्टेंट आएगा जो k आएगा, जिसको Q1 Q2 बोलेंगे। ठीक है, यहां पर वैरिज को हटाएं तो k लाए, k हो गया और बाई r² ही होगा Q। देखो तो ये हो गया, यहां पर कूलॉम का जो नियम है उसका फॉर्मूला, दो आवेश के बीच लगने वाला बल। अब यहां पे आते हैं कि जो k है उसको 1/4πε0 भी यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। यहां पर ε0 जो है जिसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू देखो ये होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला। अब देखो आगे बढ़ता हूं, देखिए ε0 का मात्रक और बीमा लिखना, तो F = K था तो K के जगह पे इसको ले लाएं क्योंकि ε0 चाहिए, Q1 Q2/r²। ε0 को यहां भेज देंगे, फोर्स को यहां ले लाएं। तो सबसे पहले इसका हम मात्रक लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखो 1 का नहीं होगा, चार्ज का, Q1 आवेश है कूलॉम होगा, Q2 भी आवेश है कूलॉम होगा, नीचे 4 पाई आया नहीं होगा क्योंकि संख्या हो जाएगा, F है बल, बल का न्यूटन होगा और इसका मीटर स्क्वायर होगा, यानी इसको बोल सकते हो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब इसकी क्या हो गई, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इस फार्मूला को उपयोग करके मैंने मात्रक लिख दिया। अब मात्रक हो गया, अब क्या चाहिए, बीमा चाहिए। तो बीमा के लिए देखिए
ये हो गया मात्रक से संबंधित बीमा के लिए। आवेश की बीमा Q1 Q2 की बीमा, तो आवेश Q1 तो 80, आवेश Q2 80 बाई 4 पाई की बीमा नहीं होगी, संख्या है। F की बीमा ML T पे पावर माइनस, नीचे R स्क्वायर है तो L पे पावर। अब देखो इसकी जो बीमा होगी एप्सिलॉन नोट का, मास मास सिंगल ऊपर जाएगा -1, एल एल लो, एल पे पावर 1, एल पे पावर 2, एल पे पावर 3 नीचे है, ऊपर ले जाओगे -3। चलिए टी के पास आइए, ऊपर भी टी टी 2t, नीचे -2, ऊपर जाएगा +2, तो पहले से +2 प्रेजेंट है और फिर पावर 2 जा रहा तो 4, और ए पर पावर 2 आ जाएगा। तो इसकी क्या निकल गई, तो बीमा निकल गई। ओके, अब देखो बात करते हैं जब आवेश, ठीक है, आवेश माध्यम में हो, ठीक है, जब आवेश माध्यम में, तो दो आवेश है Q1 Q2, दूरी R है, इसकी माध्यम की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन R है, जिसको परावैद्युत नियतांक भी बोल सकते हैं, उतना ही वैल्यू का होता है। तो यहां पर जो बल लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर में रहता है, हवा में आ तो निर्वात में तो एप्सिलॉन R नहीं गुना होता है, और माध्यम आता है तो यहां पर गुना होता है। ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं 1/एप्सिलॉन R बाहर आ जाएगा, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा, मैं Q1 लूंगा, Q2 लूंगा, R स्क्वायर लूंगा, तो यहां से F मीडियम होगा, इसकी वैल्यू F एयर वाला हो जाएगा, तो F एयर बाई एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया, माध्यम में जो बल लगेगा वो हवा में लगने वाले बल में आपेक्षिक विद्युतशीलता से भाग दे, वही लगेगा। यानी कहां ज्यादा लगा, तो हवा में ज्यादा लगेगा, माध्यम में लाने से बल कम जाता है, इसलिए हवा में बल ज्यादा लगेगा, निर्वात में बल दो आवेशों के बीच ज्यादा लगेगा, और दोनों के बीच माध्यम डालने से बल की कमी हो जाती है। मतलब देखो F मीडियम जो होगा वो छोटा होगा, किससे, F एयर से, यानी हवा में लगने वाले से। तो कहां बल ज्यादा लगेगा, हवा में। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब देखिए आता है कूलॉम नियम की सीमाएं। तो सबसे पहले बता दूं कि कूलॉम की जो नियम की सीमाएं हैं, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, ठीक है, बिंदु आवेश होनी चाहिए, कणों के बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। या तो बोल सकते हैं कि जब दो आवेशों के बीच बल लगाएंगे तो उन दोनों को स्थिर मान करके बनाएं, ठीक है। तो यह है कूलॉम की नियम की सीमाएं। साथ ही साथ जो विद्युत बल लगता है जो Q1 आवेश और Q2 आवेश के बीच, तो प्लस प्लस रहेगा तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस भी रहेगा तो रिपेल करेगा, लेकिन वही ज्वाइनिंग लाइन, वही मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। इसलिए कूलॉम बल को यहां पर बोला जाता है कि ये जो है केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, और साथ ही साथ जो विद्युत बल होता है वो संरक्षी बल होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ता हूं। अब आता है विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर दे दिया गया कि एक बिंदु आवेश है जो Q नोट है, उसके बगल में Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो Q1 इस पर फोर्स दिया इधर, Q2 इस पर फोर्स दिया इधर, Q3 इसको अपने तरफ खींचा, तो यहां पर जो इस पर लगने वाला बल होगा वो अन्य बलों के, अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाला जो बल होगा इस पर, वो क्या होगा, जो परिणामी निकलेगा, जो नेट निकलेगा, वो होगा सदिश जोग के बराबर। किसके बराबर होगा,
तो सदिश जोग के बराबर होगा। तो यहां पर इसी को बोला जाता है विद्युत बल का अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी आवेशों के किसी निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए विद्युत क्षेत्र जिसको यहां पर बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए होता क्या है, किसी दिए गए जो आवेश है उसके चारों तरफ का वह वैद्युत क्षेत्र है ना, वह क्षेत्र है, यानी विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंदर कोई यदि अन्य आवेश को लाते हैं तो वो अन्य आवेश आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल फील करता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, वही उसके लिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है और सदिश राशि होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, यानी विद्युत क्षेत्र की माप जिसको बोलते हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसे मापेंगे। तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मापना हो तो देखो एक बिंदु है, इस बिंदु पर आवेश रख दिया मैंने और यहां पर देखा कि क्षेत्र जो है इस पर बल लगाया, तो प्रति एकांक आवेश पर यहां पर जितना बल लगेगा वही इस बिंदु पर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यानी इस आवेश पर क्यू नोट पर आवेश लगा F, तो प्रति एकांक पर कितना लगेगा F बाई क्यू नोट। तो विद्युत क्षेत्र की जो माप हो रही है वो क्या हो रही है, E बराबर F बाई यानी विद्युत बल बटे आवेश। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब इसकी जो SI मात्रक लोगे तो बल का न्यूटन, इसका कूलम तो न्यूटन पर कूलम, इसकी बीमा लोगे तो इसका बीमा इसके सूत्र पर निर्भर करेगा। तो क्या होगा, बल का होता है ml t पे पावर -2 बाई आवेश का होता है at, ऊपर लेकर चले जाओगे ml t ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा a पर पावर -1 हो जाएगा। तो ये इसका बीमा हो गया है ना। अब देखो कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में दो आवेश रखे, तो धन आवेश है तो इस धन आवेश पर क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋण आवेश है तो इस पे बल जो होगी वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और इसकी जो फॉर्मूला होगी यहां से देखो F बराबर क्यू नोट E, तो F बराबर क्या आएगा, क्यू नोट E आएगा। अब देखो प्लस वाला रखोगे तो प्लस वाला प्लस देगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तरफ दे देगा। माइनस में रखेंगे, माइनस वाला को माइनस रखेंगे तो माइनस जब दोगे तो विद्युत क्षेत्र का ऋणात्मक बताएगा, मतलब विपरीत दिशा में बताएगा। तो इसलिए क्षेत्र में यदि आवेश रखते हो तो प्लस वाला पर विद्युत बल क्षेत्र की दिशा में, माइनस वाला पर विद्युत बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अब देखो कुछ बातें ऐसा है जो है एक समान विद्युत क्षेत्र, जब देखिएगा इसकी डेंसिटी यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल में यदि इक्वल नंबर ऑफ लाइन जा रहा है, बराबर संख्या में जा रहा है विद्युत क्षेत्र की रेखा, तो क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। मतलब ना तो कहीं पर दिशा बदल रहा है, ना तो इसमें कहीं पर परिमाण बदल रहा है, मतलब एक समान है। और यही असमान विद्युत क्षेत्र में जाओगे तो देखिए यहां का परिमाण ज्यादा है क्योंकि नजदीक नजदीक है, डेंसिटी ज्यादा है, और इधर क्या हो गया, दूरी दूरी पर, तो इसमें दिशा तो एक ही तरफ है लेकिन परिमाण अलग अलग है। यहां का परिमाण ज्यादा है और यहां का परिमाण कम है। और इसमें क्या हो रहा है, क्षेत्र की दिशा भी बदल रही है और परिमाण भी बदल रहा है, क्योंकि घनत्व इसका बदल रहा है, डेंसिटी बदल रहा है। तो इसमें हुआ परिमाण भी अलग, दिशा भी अलग, और इसमें परिमाण अलग लेकिन दिशा एक ही है। आगे बढ़ता हूं, अब आता है यहां पे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है यहां पे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं यहां पे लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये क्या है
कि एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, वह काल्पनिक वक्र जो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश के पथ को प्रदर्शित करती है अथवा उस अदृश्य विद्युत क्षेत्र को काल्पनिक रूप से प्रदर्शित करती है, उसे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए कि यहां एक प्लस रख दिया गया, एक माइनस आवेश रख दिया, और यहां पे इकाई धन आवेश लाखों रखी, तो ये जो धन आवेश है इसको धक्का देने लगा इधर के तरफ, और ये ऋण आवेश अपने तरफ खींचने लगेगा। तो ये जो है से ये चाहता है दूर चलते जाए, ये चाहता है नजदीक चलते जाए, तो एक रास्ता पे ये आएगा और वो रास्ता विद्युत क्षेत्र का है, लेकिन अदृश्य होगा, देख नहीं पाओगे, इमेजिन करो। तो वही जो काल्पनिक रेखा बना, वक्र रेखा बना है ना, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की रेखा बोलते हैं, है ना। यहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखा बोलते हैं। तो ये सपोज दैट मान लो ऐसे कर्व, तो इसकी जो दिशा होगी हर पॉइंट पर, जैसे यहां पर तो टेंजेंशियल इधर होगा, तो ये E1 होगा, यहां पर जाएंगे तो टेंजेंशियल इधर होगा जो E2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण क्या होता है, हम इस पे बात करने वाले। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एकल धन आवेश से शुरू होती है और अनंत पर समाप्त होती है। जैसे यहां पे धन आवेश है, इसको बगल में एक धन आवेश लाके रखो जो परीक्षण करोगे, तो धक्का देके पहुंचा देगा दूरी तक, तो देखो दूरी तक जा रहा है रास्ता, तो इससे क्या हो रहा है, निकल रहा है विद्युत क्षेत्र की रेखा। और ये माइनस वाला है, तो देखो दूसरा में क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से शुरू होती है और एकल ऋण आवेश पर समाप्त होती है। माने अकेला ऋण आवेश है और इसके बगल में कहीं भी धन आवेश रखोगे तो उसको खींचेगी, तो लगेगा कि उधर से आ रहा है, तो उधर से रेखा जो खींचेंगे वो कहां से आ रहा है, रेखा खींचे वो अनंत से आ रहा है ना। तो इस तरह से इसमें क्या कर रहा है, इंड हो रहा है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट, अब यहां पे नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का गुण। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। तो देखो धन आवेश ये है, यहां पर कोई परीक्षण के लिए धन आवेश एकांक धन आवेश रखोगे तो धक्का देके यहां पर पहुंचा देगा, ऋण आवेश अपने खींच लेगा, ये दूर भेजना चाहता है, ये अपने तरफ लाना चाहते हैं, तो कर्व रेखा बनाएगा, वक्र बनाएगा, तो इस तरह से यहां से निकल करके यहां पर समाप्त होती है। एक चीज याद रखें, ये वापस नहीं लौटेगा, इसलिए वापस नहीं लौटेगा, इसलिए इसको बंद पास नहीं बोला जाता है, बंद पथ नहीं बनाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, ये जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, वो लगातार होता है, सतत होता है, ये कहीं टूटा हुआ नहीं मानना है, इमेजिन करना है लगातार। अब देखिए, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती हैं। जैसे ये धन आवेश है, तो इस सतह से लंबवत निकल करके ये ऋणात्मक वाला है, तो इसमें ऋणात्मक प्रवेश करेगा, ठीक है। तो सतह के लंबवत इन भी करेगा और सतह के लंबवत आउट भी होगा। ये धन आवेश है, तो कोई भी यदि जो है से गोलाकार रहेगा तो उसके सतह के लंबवत निकलना मतलब रेडियस के अलोंग निकलना, और फिर जो है से मुड़ गया, सीधा गया, और इसमें देखो लंबवत इन कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब है विद्युत क्षेत्र रेखाएं की जो गुण है, वो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती है, जरा ये समझाते हैं। जैसे ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, और यहां पर मैं एक धन आवेश परीक्षण के लिए रखा, तो ये धक्का देना चाहेगा इधर, आई धक्का देना चाहेगा इधर, तो ये जो विद्युत आवेश ऐसा तो नहीं है ना कि इधरों भी जाएगा इधरों भी जाएगा, नहीं जाएगा, वो एक परिणामी की दिशा में चल जाता है, एक ही दिशा में जाता है। यदि कट कर देता मतलब दोनों दिशा में जाता, तो इसलिए क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को कट नहीं करती है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस बिंदु पर जरा देखा जाए, तो एक ये जो कर्व है उसकी दिशा इधर और इसी पर टेंजेंट इधर, मतलब एक ही जो है से बिंदु पर रखा गया आवेश क्या दो दिशा में जा सकता है, नहीं जा सकता है, ऐसा असंभव है। एक ही बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशा नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं कट करता है।
आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है। मतलब क्षेत्र रेखा की संख्या यानी बल रेखा की जो संख्या होता है वो सीधा समानुपाती होता है आवेश के परिमाण के। देखिए ये है प्लस 20 माइक्रोकूलम, ये है माइनस 20 माइक्रोकूलम। जितना इस प्लस से निकल रहा है उतना उस माइनस में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए ये क्या है, प्लस है 20 माइक्रोकूलम और ये है माइनस 30 माइक्रोकूलम, तो इसमें मात्रा ज्यादा है, तो इसमें बल की जो संख्या आ रही है, क्षेत्र की जो संख्या आ रही है वो ज्यादा है और इससे निकलने वाली क्षेत्र की संख्या कम है। तो आवेश के क्या है, परिमाण के सीधा समानुपाती है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जैसे एक बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर हम क्या चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो वहां उस बिंदु पर एक प्रेक्षण के लिए एक बिंदु आवेश लाए हैं जो Q नोट है। तो उस पर प्रति एकांक आवेश पर जो बल लगेगा वही उस बिंदु पर का विद्युत क्षेत्र हो। तो कितना बल लगेगा जरा ये समझ ले पाए। तो सबसे पहले बल देखिए, कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जिसको के भी सिर्फ लिख सकते हैं, तो ये क्यू नोट बाई आर स्क्वायर होगा। ई भी धन है, ई भी धन है, तो उसी दिशा में लगे, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर ही है। लेकिन यदि ये ऋणात्मक होता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके तरफ होती, क्योंकि ये जो है ऋण आवेश होता है तो इस धन आवेश को आकर्षित करता, तो इस धन आवेश पर बल इधर लगता तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाती। चलिए तो F निकल गया, तो E बराबर क्या होगा, F बाई क्यू नोट। तो F लाके जब रखोगे तो क्यू नोट कट जाएगा, तो E बराबर यहां लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और ये Q बाई आर स्क्वायर। चलिए हो गया, जिसमें से एक नियत है, ये भी नियतांक है, तो क्या हो जाएगा E वैरीज 1/r स्क्वायर। यदि इसका फिगर खींचोगे तो विद्युत क्षेत्र है और ये R है। अब यहां से मैं खींचूं क्षेत्र से संबंधित ग्राफ तो ऐसे होगा, यह हाइपरबोला हो जाएगा, है ना। E वैरीज 1/r स्क्वायर है, तो यही बिंदु आवेश से फॉर्मूला हो गया। आगे बढ़ता हूं। विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत है, मतलब सुपरपोजिशन है। देखिए होता क्या है, एक्चुअली में एक बिंदु है, इस बिंदु के बगल में 2-3 आवेश रख दिया, बहुत सारे बिंदु आवेश रख दिया, तो Q1 जो है प्लस है, अपने से दूर विद्युत क्षेत्र दिया, Q2 है प्लस है, अपने से दूर विद्युत क्षेत्र दिया, Q3 माइनस में है, अपने तरफ विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु पर कुल जो विद्युत क्षेत्र होगी वो क्या होगी, ई नेट होगा, जो सदिश जोग के, उसके सदिश जोग के क्या होगा, बराबर होगा, जितना आवेश रहेगा एन तक। ठीक है, वही बोला गया, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र सभी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र के सदिश जोग के बराबर होता है, उसे विद्युत क्षेत्र का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो याद रहे, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होंगे, उसके बगल में बहुत सारे विद्युत आवेश है, तो सभी से निकाल कर लीजिए, लाइए और सदिश जोग निकालिए, निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उदासीन बिंदु, वह बिंदु जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले याद रखना कि यदि सजातीय है, तो सजातीय है जैसे प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है, तो उन दोनों के ज्वाइनिंग लाइन पर मिलाने वाली रेखा पर उदासीन बिंदु होगा, एक बात। दूसरी बात, उसके बीच में कहीं भी होगा। तो देखो यहां पर है, यहां पर है, प्रथम से R1 दूरी, सेकेंड से R2 दूरी,
प्लस वाला अपने से दूर दिया E1 और प्लस वाला ई वाला इधर दिया अपने से दूर E2। यदि दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर होगा तो यहां पर सदिश का घटाव लगाएंगे और दोनों सदिश आपस में बराबर परिमाण का होगा तो शून्य हो जाएगा क्षेत्र, तो उदासीन बिंदु हो जाएगा। यानी वहां पर कोई भी अलग आवेश लाके रखोगे, अन्य आवेश रखोगे तो उस पर परिणामी बल शून्य होगा। चलिए, तो अब लेकिन आता है कि एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तब क्या होगा। तो देखिए, उसी के ज्वाइनिंग लाइन मिलाने वाली रेखा पर होगा, लेकिन दोनों के बीच में नहीं होगा, किनारे में होगा। और साथ साथ यहां ध्यान देना है कि जो छोटका चार्ज होगा उसके तरफ होगा, छोटा वाला के तरफ होगा। तो मान लो Q1 बड़ा है परिमाण में और Q2 परिमाण में छोटा है, तो Q2 के बगल में होगा, दोनों के बीच में नहीं, साइड में होगा। तो Q2 से R2 दूरी पर हुआ और Q1 से R1 दूरी पर हुआ, तो Q1 से Q1 प्लस है तो अपने से दूर दिया, Q2 माइनस में है अपने तरफ दिया। तो यदि Q1 और Q2 सॉरी E1 और E2 आपस में बराबर रहे, बराबर परिमाण का रहे, तो शून्य होगा, क्योंकि विपरीत सदिश हो जाएगा। तो इसके लिए बेस कंसेप्ट है, बेसिक है कि E1 इज इक्वल टू E2। देखिए, इसके भी लिए निकालूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या होगा Q1 बाई R1 स्क्वायर। इसके लिए E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q2 बाई R2 का स्क्वायर। अब यहां पर मैं बात करूं कि ये जो है दोनों आपस में बराबर है, कट जाएगा, ठीक। तो Q2 इधर लाइए, तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 उधर ले जाए तो R1 के स्क्वायर बाई R2 के स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सो R1 बाई R2 इज इक्वल टू रूट चढ़ जाएगा इधर, तो Q1 बाई Q2 दे दिया गया। ये ट्रिक निकल गया, दोनों के लिए R1 R2 का रिलेशन रख देना है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, अब आता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है एक ऐसा निकाय, ठीक है, आवेशों का एक ऐसा निकाय, ठीक है, जिसका परिमाण आपस में बराबर हो लेकिन विपरीत चिन्ह हो, यानी एक प्लस रहे और एक माइनस रहे। जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, जितना प्लस है उतना माइनस है, तो बराबर परिमाण है। और छोटी सी दूरी पर निश्चित दूरी जो है रखकर बनाया गया हो, है ना, तो उसी को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। जैसे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड है, तो Na प्लस 1 चार्ज और Cl माइनस 1 चार्ज, दोनों काफी नजदीक है, तो एक निकाय है, तो इसी को बोला जाता है द्विध्रुव। MgCl2 ये भी एक प्रकार का क्या है, द्विध्रुव है। तो बस याद रखे, प्लस वाला और माइनस वाला दो आवेश रहेगा, परिमाण आपस में बराबर रहेगा, दोनों को छोटी सी दूरी पर रखेंगे, जो बनेगा वही होगा यहां पर विद्युत द्विध्रुव। अब आता है यहां पे उस विद्युत द्विध्रुव यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए, विद्युत द्विध्रुव है, माइनस है और प्लस से बना है, ठीक है, तो इसकी एक लंबाई होगी फिक्स, इस द्विध्रुव की लंबाई यहां से यहां तक होगा, जिसको d से भी निरूपित कर सकते हैं, लेकिन हम 2d से किए, क्योंकि आगे चल करके जब इसके बीच की दूरी को डिवाइड करते हैं तो d और d में बट जाता है, और d मानेंगे तो d/2 और d/2 में बटेगा, तो कैलकुलेशन में थोड़ा डिफिकल्ट हो, इसलिए 2d मानते हैं, आराम होता है, आसानी होता है, इजी होता है कैलकुलेशन में। तो इसकी लंबाई 2d है। तो इसमें है क्या कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जो P है, वो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और इसके लंबाई से गुना कर दो, यही हो जाएगा यहां पर क्या चीज, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो P एक सदिश राशि है, Q इंटू 2d, इसकी जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। इसका SI मात्रक लोगे P का यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो Q का कूलॉम और 2d लंबाई यानी कूलॉम मीटर। इसका यदि बीमा निकालो तो चार्ज की बीमा AT और इसका लंबाई का L यानी LT ये हो जाएगा, तो L ये T हो जाएगा।
तो इसी को बोला जाता है, यानी गुणनफल को किसी एक आवेश, द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उसकी जो लंबाई होगी उसका गुणनफल निकालेंगे, वही होगा यहां पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो मान लो यहां पर एक विद्युत द्विध्रुव है ए बी, ठीक, ए बी है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, जिसमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस की तरफ होगा। इसकी लंबाई 2d है और इसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु लिए हैं जो अक्ष बिंदु, अक्ष पर बिंदु है, जिसके लिए स्थिति 1 बोला गया कि P बराबर तो QD हो, Q इंटू 2D होगा, लेकिन अक्ष पर निकालने जा, यानी प्रथम स्थिति है अक्ष पर। तो अक्ष पर एक बिंदु M है, उसकी दूरी केंद्र से ली जाएगी जो R है। तो इस बिंदु के बगल में दो बिंदु आवेश है, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। प्लस क्यू कौन है? बी वाला, तो अपने से दूर दिया EB। माइनस वाला अपने के तरफ दिया, क्योंकि माइनस है अपने तरफ खींचेगा। तो इस, यदि मैं बात करूं यहां पर कि जो ये प्लस वाला है इससे कितना दूरी पर है ये बिंदु, क्योंकि इससे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो बिंदु आवेश से कितना दूरी है ये महत्व रखता है। तो कितना दूरी है? तो इस सेंटर से r दूरी है, आई आधा दूरी, डाइपोल 2d है, तो ये दूरी d होगा। तो टोटल r में d को माइनस करोगे तो r माइनस d होगा। इस माइनस जो होगा q, उससे कितना दूरी, तो उससे दूरी लोगे तो सेंटर से जो दूरी है वो यहां से r है और ये दूरी d है, तो ये वाला जो दूरी आएगा वो r प्लस d आएगा ना जी, होगा ऐसा। अब क्या करोगे सो देखिए, पहले मैं a से निकालता हूं, तो अपने तरफ m से a की तरफ है क्षेत्र, कितना दूरी पर? r प्लस d पर है, कितना आवेश से? q आवेश के परिमाण से। तो EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r प्लस डी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला से? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर होता है ऐसा। चलिए दे दिया मैंने, तो दूरी का स्क्वायर, दिशा किधर है? m से a के तरफ, इधर। b से निकालो, b से दूरी कितना है? r माइनस डी है, तो बिंदु आवेश से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिंदु आवेश का परिमाण बटे दूरी का स्क्वायर, यानी r माइनस डी का स्क्वायर। तो प्लस है तो अपने से दूर ले जाएगा, यानी b से m के तरफ ले जाएगा। ओके, अब यहां पे बात यह है कि दोनों में कंपेयर करो बड़ा कौन। तो देखो इसको डिवाइड कर रहे हैं r प्लस डी से स्क्वायर से, इसको डिवाइड कर रहे हैं r माइनस डी से, यानी ये छोटा से डिवाइड हो रहा, यानी EB बड़ा होगा, तो जिधर दिशा B का है उधरे क्षेत्र का होगा, यानी अक्ष पर जो दिशा है वो किधर के तरफ है? B के तरफ है, यानी जिधर दिशा P का है उधरे दिशा है अक्ष पर, ठीक है। यानी B बड़ा है ये छोटा है, तो B में A को माइनस करें। देखो तो यहां पर जो अक्ष पर, यानी अक्ष पर जो क्षेत्र आएगा वो क्या होगा? EB माइनस EA होगा, ठीक है। तो EB है कितना? तो EB की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस D का होल स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं किसका? EA को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R प्लस D का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, यहां पे दोनों को कॉमन ले लो, दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन है, यहां से आ जाएगा 1 बाई R माइनस D का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस R D का होल स्क्वायर। यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q होगा, एलसीएम ले लेना, तो R माइनस D का होल स्क्वायर R प्लस D का होल स्क्वायर, ये कटेगा, R प्लस D का होल स्क्वायर कर देना, माइनस ये बचेगा, ये कट जाएगा, ये जाएगा, R माइनस D का होल स्क्वायर हो गया ऐसा। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखियो देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q इंटू 2D आई इंटू 2R, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 4RD आएगा, आई हो जाएगा, दोनों को एक बार होल स्क्वायर ले लो कॉमन, अलग अलग है जो एक साथ कर लो, तो R माइनस डी इंटू आर प्लस डी, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको बेसिकली लिखें तो Q इंटू 2D P होता है, तो EH बराबर क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे, Q इंटू 2D तो P, तो ये हो जाएगा 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें इस अक्ष पर जो दिशा है P के दिशा में, तो इसको सदिश रूप में लिखें तो E अक्ष पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2P, P पर एरो दे दो, और बाई क्या आएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि डाइपोल छोटा हो तो आर बहुत बड़ा रहेगा उसके रेस्पेक्ट में, तो आर बहुत बड़ा रहेगा तो डी हट जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी तो हट जाएगा क्योंकि माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर पर पावर 4, एक आर कट जाएगा, तो यहां से EH इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये आएगा 2P बाई आर क्यूब, किधर के तरफ अक्ष पर डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा में। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, अब आता है निरक्ष पर। निरक्ष पर मतलब देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये जो है से डाइपोल मोमेंट की दिशा तो इधर होगी, होगा सेंटर है उससे आर दूरी पर जाएंगे, जो लंब समद्विभाजक होगा वही निरक्ष होगा, तो डी है डी है। अब देखो इसकी जो दूरी होगा प्लस से, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो जितना दूरी उसका उतना ही दूरी इसका, तो ये प्लस वाला अपने से दूर देगा, तो ये कितना देगा E और B, इसका नाम EB रखो, ठीक है, इसका नाम जो है EB रखते हैं, EB हो गया इसका नाम। और एक चीज और, इसके जो माइनस वाला है वो अपने तरफ देगा उतना ही दूरी इसका भी होगी, तो ये होगा EB, ठीक है। देखो E एंगल थीटा है तो ये अल्टरनेट से थीटा होगा, E होगा कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण से थीटा, ठीक है। EA इज इक्वल टू EB, दोनों आवेश का परिमाण आपस में बराबर है, प्लस वाला से दिशा निर्धारित हो गया, माइनस वाला से दिशा निर्धारित हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अब यहां पर क्या करूं EB और EA, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये होगा Q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। अब देखो यहां पे बातें ये है कि EB का दो कंपोनेंट होगा, एक ये ऊपर के तरफ होगा EB साइन थीटा, और एक इधर के तरफ होगा तो EB कॉस थीटा। देखिए तो यहां से ए होगा क्योंकि ये वाला है, तो इसका इधर के तरफ होगा जिसके साथ कौन बनाया कॉस में, तो ये कॉस थीटा, उसका एक नीचे तरफ होगा तो ये क्या होगा ये साइन थीटा, तो EB साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों आपस में बराबर होगा, तो ये दोनों मिलकर के तो शून्य हो जाएगा, शून्य हो गया, चलिए ठीक बात है। तो बचा कौन सिर्फ इधर वाला, तो ई नीरज की बात करो दोनों को जोड़ देंगे तो EA cos थीटा EB cos थीटा दोनों तो आपस में बराबर है, तो EA के जगह पे EB रख दो या तो EB के जगह पे EA रख दो, तो 2EA cos थीटा आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू EA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा आएगा, तो बेस और बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना आएगा D और हाइपोटेनस कितना आएगा आर स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर होगा ऐसा। तो अब यहां पे 1/4πε0 क्यू इंटू 2d बाई क्या आएगा, पावर 1 और रूट, रूट में है तो हाफ पावर, तो 1 और हाफ 1.5 होगा, तो आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 दे दो, तो क्या हो जाएगा q इंटू 2d p, तो यहां पे ई नीरज होगा और ई नीरज बराबर 1/4πε0 और p बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल टू दी पावर 3/2 ये आएगा नीरज पर। और एक चीज और देखिए कि खास बात यह है कि ये जा रहा है इधर की तरफ और नेट फील्ड जा रहा है इधर की तरफ, यानी विपरीत दिशा में है, यानी डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में होता है। यदि डाइपोल छोटा हो तो आर का वैल्यू बड़ा होगा, डी का वैल्यू छोटा होगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा ना, तो उस केस में डी को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ डी स्क्वायर जो ऐड कर रहे हैं बहुत बहुत कम होगा, तो ये हट जाएगा। तो ई पावर 2 है और पावर 3/2 आएगा, 2 2 काट देगा, तो यहां से ई नीरज जब लोगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 p/r3। ठीक है, अब देखिए आज पर जो होगा, ठीक है, उसमें देखा था आपने कि 2p/r3 आया था और नीरज में क्या आया है p/r3, मतलब उसका आधा है, यानी आज पर उसका डबल होता है, यानी आज पर नीरज के डबल होता है। दिशा में दोनों विपरीत होता है, क्योंकि आज पर जो होता है डाइपोल मोमेंट के दिशा में होता है, ठीक है, और नीरज में डाइपोल मोमेंट के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए एक आज पर डबल होता है लेकिन नेगेटिव जो है से शो करेगा। अच्छा, स्थिति थर्ड है, किसी भी स्थिति में, तो यहां पे समझिए, जैसे देखिए एक डाइपोल है इस तरह से, इसका p डाइपोल मोमेंट है और इससे r दूरी ले रहा हूं जो थीटा कोण बना रहा है, तो इस p को दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक इसके अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर, तो थीटा एंगल पर इसके अलोंग p cos थीटा और इसके अलोंग p sin थीटा, तो इसके अलोंग p cos थीटा है, उससे r दूरी पर जाएंगे तो p cos थीटा के दिशा में देगा, अक्ष पर दिशा में r दूरी पर, तो अक्ष पर क्या होता है 1/4πε0 2p cos θ/r3, और यही ये क्या है ऐसे लंबवत हो गया तो नीरज हो गया, क्योंकि लंबवत है, लंबवत में क्या होता है नीरज माना जाता है, तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा, ये कितना होगा नीरज पर 1/4πε0 p/r3, तो p नहीं कितना होगा p sin थीटा होगा। अब यहां पर निकालोगे रिजल्ट, तो E इज इक्वल टू रूट ओवर, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब दोनों को क्या करोगे रखोगे 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन करोगे, p/r3 कॉमन करो, तो जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1/4πε0 p/r3 और रूट ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब डायरेक्शन लोगे tan अल्फा, तो tan अल्फा आ जाएगा, तो tan अल्फा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो E2 में E1 से डिवाइड करो, इसमें इसको डिवाइड करो, तो E और E कट जाएगा, RQ काट देगा, PP कट जाएगा, sin θ/2 cos थीटा, तो ये होगा tan θ/2, ये आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए आता है जब विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र ये है, ये प्लस है और ये माइनस है, विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2d है, तो प्लस वाला पर क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा, ये माइनस वाला पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, लेकिन दोनों का आवेश बराबर है, क्षेत्र का परिमाण बराबर है, तो दोनों पर विद्युत बल का परिमाण आपस में बराबर होगा लेकिन दिशा विपरीत होगा। तो अब देखिए इसका एक्शन लाइन ऐसे लीजिए
और एक्शन लाइन इस तरीके से लेने पर यहां से ऐसे क्या करोगे, लंब डालोगे। यहां से ऐसे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। तो लंब जब डाल दिया तो ये थीटा कोण है, तो ये भी कोण थीटा होगा। तो ये लंब क्या होगा, ये कर्ण है, तो लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। क्योंकि पढ़े हो P बाई एच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो एच उधर जाएगा, तो एच साइन थीटा, P बराबर लंब बराबर, तो एच कितना है 2D, तो इतना हो जाएगा 2D साइन थीटा हो गया। हो गया ये लंबवत दूरी। तो देखिए बल आघूर्ण निकालना है, तो बल आघूर्ण जो होता है वो देखिए क्या होता है, बल गुने लंबवत दूरी होता है। तो यहां से बल आघूर्ण टाउ, बल आघूर्ण तो बल, बल कितना है क्यू, किसी भी पर लो, इंटू लंबवत दूरी, तो 2D साइन थीटा। तो टार्क बराबर 2D को आगे लाओ, तो Q इंटू 2D, तो ये कितना आएगा, E साइन थीटा आएगा। ठीक है, तो Q इंटू 2D P हो जाएगा, तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा होगा। ठीक है, तो P वेक्टर है, सदिश है, E सदिश है, साइन थीटा लग रहा है, तो कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा ये, तो क्रॉस प्रोडक्ट याद रखेंगे। ठीक है, इस पर बल जितना इधर है उतना इधर है, तो परिणामी बल तो शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यदि थीटा 0 डिग्री हो, मतलब इस तरह से सेम दिशा में P को रखा गया हो, डाइपोल मोमेंट को रखा गया हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखा गया हो, तो जितना प्लस पर इधर फोर्स लगेगा उतना माइनस पर इधर, तो नेट फोर्स 0। 0 डिग्री पर टॉर्क P साइन थीटा, टॉर्क बराबर P साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 मतलब टॉर्क 0। इसको अस्थाई साम्यावस्था बोला जाता है। क्यों, क्योंकि परिणामी बल भी शून्य है और बल आघूर्ण भी शून्य है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो फिर उसी अवस्था में आ जाएगा, इसीलिए इसको बोला जाता है साम्यावस्था। अस्थाई साम्यावस्था है तो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसी में आ जाएगा। यदि थीटा 180 डिग्री हो, मतलब पलट दो, प्लस वाले को इधर और माइनस वाले को उधर, तो P की दिशा विपरीत हो जाएगी। तो माइनस पे इधर बल लगेगा, प्लस पे इधर बल लगेगा, उतना ही लगेगा, तो शून्य होगा परिणामी बल। टॉर्क निकालोगे बल आघूर्ण, तो P साइन 180 डिग्री, ये भी 0 हो जाए। इसको अस्थाई साम्यावस्था बोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब ऐसे किया तो प्लस वाला क्षेत्र की दिशा में, माइनस वाला क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब डिस्टर्ब करने पर वापस अपने जगह पे नहीं आएगा, मतलब अस्थाई है। ठीक है, ये हो गया। स्थिति नंबर 3, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी इस तरीके से रखा हो, तो जितना माइनस पर इधर बल लगेगा प्लस पर उतना उधर बल लगेगा, परिणामी बल तो हो जाएगा शून्य। लेकिन टॉर्क निकालोगे तो साइन 90 डिग्री पर मान महत्तम होता है, इसलिए टॉर्क यानी बल आघूर्ण महत्तम होगा। कब बल आघूर्ण महत्तम होगा, जब 90 डिग्री पर एक दूसरे को रखा गया, यानी 90 डिग्री पर विद्युत क्षेत्र में रखा गया। चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया हो, एक समान में, तो बल हमेशा शून्य होगा, बल आघूर्ण शून्य हो सकता है। या समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया यदि दूसरी बार, तो बल शून्य नहीं होगा, बल आघूर्ण शून्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है विद्युत फ्लक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए एक क्षेत्र दिया गया है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, उसके लंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी दिए गए सतह से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र की रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां से देखो फाई बराबर E A कॉस थीटा होता है, जिसको फाई बराबर यहां पर E डॉट ए भी बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। फाई जो है वो छोटा सतह जब रहेगा तो E डॉट
DA, ठीक है। लेकिन ये जो है खुला सतह, ओपन सतह के लिए, जैसे सर्कल हो गया, है ना, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया सतह, तो इसके लिए। और यदि जो है से बंद है चारों तरफ से, तो फिर इसके लिए फाई बराबर देखो ये होगा बंद परिपथ, बंद सतह के ई डॉट डी। अब देखो आगे आता है इसमें गॉस का नियम। गॉस का नियम है कि कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, उसे गॉस का प्रमेय बोलते हैं, यानी फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन। अब देखो आगे यहां पे प्रूफ करनी है। तो सपोज कीजिए एक बंद सतह लिए हैं, बंद सतह जो खींचे हैं वो क्यू आवेश से आर दूरी पर चारों तरफ से स्फीयर घुमा दिए हैं, बंद सतह घुमा दिए हैं आर दूरी पर। तो एक छोटा पार्ट डी है जिसकी दिशा बाहर की तरफ रेडियस के अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, छोटा है, इसको चारों तरफ से बंधा है, बॉन्ड है, तो इंटीग्रेट करूंगा, तो फाई बराबर देखो इंटीग्रेशन हो ई डी ए, सेम दिशा दिखा रहा है 0 डिग्री, तो cos 0 क्या होगा 1 होगा, तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चारों तरफ से बंद है तो ई के जगह पे क्या होगा आर दूरी पर, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये डी ए होगा। फाई बराबर क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, डीए छोटा पार्ट है, इंटीग्रेट कर दोगे तो फाई बराबर क्या आएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, छोटा पार्ट का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा 4πr स्क्वायर होगा। तो अब यहां से 4π से 4π कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई बराबर क्या आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन। यही क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, हो गया प्रूव्ड, ओके। अब देखो आगे गॉसीय पृष्ठ के अभिलाक्षणिक गुण तथा गॉस के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण। गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है, मतलब देखो ये है क्या चीज, गोलाकार है, स्फीयर है और एक जैसे तैसे है, लेकिन इसके अंदर भी क्यू आवेश है और इसके अंदर भी देखोगे तो क्यू आवेश है। दोनों के लिए फार्मूला क्या होगा गॉस नियम से, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन, दोनों आपस में बराबर होगा, आकार और आकृति से स्वतंत्र होता है। दूसरी बात, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है, दोनों सतह के अंदर आवेश सेम है इसलिए फ्लक्स भी सेम है। गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गॉसीय पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, जैसे यहां पर नहीं रख करके यहां भी रखेगा तो वही बात होगी, कुल फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। आगे सुनिए, किसी बंद पृष्ठ में आने वाले फ्लक्स को ऋणात्मक, क्यों ऋणात्मक कहते हैं, जैसे देखो इधर आ रहा, जैसे इधर आ रहा तो इसकी फेस की दिशा तो इधर होगी, ठीक है, तो यहां पे फाई 1 क्या लिखोगे ई ए कॉस 180 डिग्री, क्योंकि विपरीत है, जा रहा है इधर और इसका फेस है इधर, तो ये क्या होगा कॉस 180 माइनस, तो ई ए होगा, और यहां से निकल रहा है तो ही बाहर जाने वाला फ्लक्स को धनात्मक, आने वाला तो ऋणात्मक हो गया, जा रहा है तो इसकी फेस की दिशा इधर ही होगी, फेस ऐसे और फील्ड उधरे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1, तो प्लस क्या आएगा ई ए, तो ये धनात्मक होगा। अब दोनों को जोड़ दो तो माइनस और प्लस दोनों को जोड़ोगे तो फ्लक्स शून्य होगा, यानी कहने का मतलब हुआ यदि एक बंद वस्तु है और विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो इससे संबंध कुल फ्लक्स
शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो विद्युत फलक शून्य होगा यदि बिंदु आवेश बंद सतह के बाहर रखा हो। बाहर रखे हैं, ये बंद सतह है, तो जितना इधर से इन करेगा उतना इधर से आउट करेगा, तो जितना आएगा उतना चला जाएगा। यदि बंद सतह में एक द्विध्रुव या बहुत सारे द्विध्रुव परिबद्ध, जैसे एक बंद सतह है तो प्लस जितना है उतना ही माइनस है, तो एक द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, तो इसके अंदर कुल आवेश शून्य हो गया। तो जितना भी द्विध्रुव रखोगे तो शून्य शून्य शून्य, तो विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, अंदर में शून्य, तो निकलने वाला फलक शून्य, क्योंकि आवेश जब अंदर में रहेगा तभी होगा। ठीक है, अब शून्य कब होगा, यदि बंद सतह में धनावेश और ऋणावेश का परिमाण बराबर हो, यही धनावेश और ऋणावेश बराबर, या तो यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध न हो, या तो निवेशी फ्लक्स निर्गत फ्लक्स के बराबर हो, यानी जितना फ्लक्स इस सतह के अंदर एंट्री कर रहा है उतना ही सतह से बाहर होना। अब आता है यहां पे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग करके बताने वाले हैं रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब रैखिक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे होता है, कितना होता है, इसकी बात बताएंगे। रैखिका, देखो एक रेखीय आवेश है अनंत लंबाई का, है ना, अनंत लंबाई का तार है, इसको आवेशित किया गया जिसके प्रति एकांक लंबाई में विद्युत आवेश लैम्डा है, जिसको रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इससे r दूरी पर एक बिंदु लिए जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालने, तो इसके चारों तरफ हमने गॉसियन सरफेस खींचा जो सिलिंड्रिकल होगा, बेलनाकार होगा, इसकी लंबाई l होगा। तो इसके अंदर, इस सतह के अंदर कुल आवेश कितना होगा, Q इन बराबर लैम्डा एल, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में लैम्डा, तो एल लंबाई में लैम्डा एल। अब गॉस थ्योरम का यूज करोगे, गॉस नियम का, तो फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, देखो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, क्योंकि बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट रहेगा। ये जो बंद सतह है, एक सर्कल, ये दो सर्कल, ये चारों तरफ से वक्र सतह, ठीक है, तो सतह, वक्र सतह को 1 नंबर, इसको बोलेंगे 2 नंबर, इस सर्कल को 3 नंबर। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट सतह 1, सतह 2 से सतह 3 से, ये जो बंद सतह था उसको 3 भाग में अलग अलग कर दिया, तो अब बंद तो रहा नहीं, अलग अलग सोच रहे, चलिए कर दिया। तो सबसे पहले बात यहां पे ये समझिए, जो क्यू इन होगा वो लैम्डा एल होगा और बाई एप्सिलॉन नोट होगा। अब देखो पहले वाले जो वक्र सतह है उससे हमेशा बाहर निकल रहा है, इधर सोचिए चाहे इधर सोचिए, सतह के दिशा में निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन सतह 1 के लिए, तो ये हो जाएगा ई, यहां पर क्या है, ई है, चलो ठीक, और ये क्या हो जाएगा डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस सेकेंड के लिए ई डी ए कॉस 90 डिग्री प्लस थर्ड के लिए ई डी ए कॉस 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए इससे क्षेत्र इधर जाएगा और इधर जाएगा, रेडियली बाहर होगा, लेकिन इसका सतह नीचे की तरफ और इसका सतह ऊपर की तरफ, तो क्षेत्र ऐसे इस लाइन में, और फेस ऊपर तो 90 डिग्री, फेस नीचे तो 90 डिग्री, तो ये जो दोनों है वो शून्य शून्य हो जाएगा, तो लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन 1 का होगा डी, ये तो 0 0 90 डिग्री, डी ए किसका लोगे, 1 सतह यानी वक्र सतह का, तो वक्र सतह क्या है, सिलेंडर है, बेलन है, तो उसका क्या होता है लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू ई, पूरा बेलन का 2 पाई आर एल। तो यहां से अब क्या करोगे, इस एल से इस एल को काट देना, सो ई इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये लैम्डा और बाई आर रहेगा। ठीक है,
यानी कहने का मतलब होगा कि जो ई होगा 1/r, इस पर ई ले लेना और इस पर आर ले लेना, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। देखो समतल चादर है जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, ठीक है। तो यहां से मैं बात करूं एरिया कितना कवर कर रहा, चारों तरफ से क्या भर दिया, घेरा लगा दिया। तो ऐसे घेरा लगाया तो इधर सिलेंडर बनाया, तो इधर खाली रहा तो इधर भी बना दिया सिलेंडर। तो इसके अंदर जो क्यू इन होगा वो क्या होगा, सिग्मा ए होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बिंदु लिया, क्षेत्र की दिशा इधर है, उसके सतह की दिशा उधर, एक वक्र सतह ऊपर या तो नीचे, ठीक है। यहां पर दूसरा सतह लिया इधर, तो एक सतह, दो सतह, एक वक्र सतह जो तीसरा सतह। देखो गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, इंटीग्रेशन लगाओ ई डॉट डी होगा। तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, इसको तीन पार्ट में बांट दो, तीन सतह है, पहला सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम की बात करें तो प्रथम सतह का क्षेत्रफल ए है लेकिन दिशा क्षेत्र की दिशा में है। दूसरे सतह का क्षेत्रफल ए है, सर्कल है, वृत्त उसका भी इधर है, क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि धन वाला धनावेश देगा दूर तो उधर की तरफ। लेकिन तीसरा सतह रेडियली बाहर, रेडियली बाहर, क्षेत्र ऐसे है और दिशा इधर है, तो तीसरा के हो गया लंबवत। तो यहां से सबसे पहले क्यू इन लिखेंगे, तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 का, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ले लेता हूं, और ये क्या आएगा, सेकेंड ई डी ए कॉस 0 डिग्री प्लस थर्ड का ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो ये तो 0 बना लेगा और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नोट, यहां से ई बाहर कर लो, डीए का इंटीग्रेशन ए कॉस 0 1 प्लस ई रहेगा डीए का इंटीग्रेशन ए कॉस 0 1 और प्लस 90 डिग्री पर 0, तो ये रहेगा। तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या होगा 2e ए से ए तो कटेगा, हो गया। तो यहां से आ जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब बात समझिए, यदि कोई चालक प्लेट रहेगा, चालक प्लेट, ठीक है, तो उसके बगल में विद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट लगाना है। चालक प्लेट रहेगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन, लेकिन थिन सीट रहेगा, थिन चादर रहेगा, तो उसी के बगल में जो विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट होगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए है एक समान आवेशित खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र। तो माना कि Q आवेश R त्रिज्या वाले खोखला गोला को दिया गया है, जो खोखला गोला के सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। या तो कोई चालक गोला रहेगा, ठोस रहेगा, लेकिन उसको विद्युत आवेश दोगे तो सतह पर फैल जाएगा, वो भी खोखला गोला की तरह बिहेव करेगा। अब विद्युत क्षेत्र निकालनी, तो बाहरी बिंदु पर R बराबर, R क्या है, ये त्रिज्या से बड़ा है और इसी बिंदु पर निकालना है। तो इस बिंदु पर निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर चारों तरफ से गौसीय सतह खींच दिया और यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटा जिसका क्षेत्रफल डीए है और फील्ड इधर के तरफ देगा रेडियली, रेडियस के अनुदिश बाहर की तरफ। तो यहां पे गॉस थ्योरम जब यूज करोगे तो फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, या तो इंटीग्रेशन
चारों तरफ से बंद है तो ई डॉट डी है। तो क्यू इन लोगे तो क्यू इन तो क्यू है बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो है ई डॉट डी हर बिंदु पर, यहां लेंगे तो इधर रेडियली, यहां लेंगे तो रेडियली, तो क्षेत्रफल भी उधर दिशा होगा। तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। भाई देखो एक मिनट, ये होगा क्यू और बाई एप्सिलॉन नोट, ई बाहर, डीए का इंटीग्रेशन करोगे कॉस 0 1, तो डीए का इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बाहर बिंदु पर ई वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यही यदि हम सतह पे चले जाएं, इस तरह से घटते 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 सतह पे आ गए, तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो इस सरफेस जो होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या होगा क्यू होगा, और बाई स्मॉल आर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, सतह पर सबसे ज्यादा। और यही आंतरिक बिंदु पर चले जाएंगे तो आंतरिक बिंदु पर ऐसे घेरा लगाएंगे तो इसके अंदर तो कोई आवेश नहीं रहेगा, तो इस स्थिति में क्यू इन जो है वो शून्य हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र भी अंदर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेंटर से चलोगे यदि तो सतह के जस्ट अंदर तक विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जैसी सतह पर पहुंचा विद्युत क्षेत्र महत्तम हो गया और फिर क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज करना शुरू कर दिया। ये हो गया। अब देखो आगे, एक समान आवेशित या चालक खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र आता है। ठीक है, अब देखिए बताते हैं, माना कि एक अचालक गोला को क्यू आवेश से आवेशित किया गया, जिसकी त्रिज्या कितना है, आर है, तो अचालक है कुचालक है, तो आवेश पूरे में वितरित है। तो सबसे पहले बाहरी बिंदु पर निकालेंगे जहां पे स्मॉल आर ग्रेटर है किससे, कैपिटल आर से, तो यहां से आर दूरी पर चला जाऊंगा और ये चारों तरफ ऐसे गौसीय सतह खींच दूंगा, खींच दिया गौसीय सतह। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ दिखाएगा, यहां पर एक छोटा सा पार्ट काटेंगे जो डीए होगा, डीए होगा, और इसकी जो दिशा होगी वो एन कैप उधर ही बतला, तो गॉस के नियम को उपयोग में लाएंगे, तो फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट, यानी इंटीग्रेशन आएगा ई डॉट डी ए, यही तो आएगा। अब यहां से देखो क्यू इन मतलब क्यू और बाई एप्सिलॉन नोट, इंटीग्रेशन तो ये होगा ई डी ए, सेम दिशा है कॉस 0 डिग्री दे दूंगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट होगा, ई बाहर होगा, इंटू डीए का इंटीग्रेशन कॉस 0 1, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सो ई इज इक्वल टू, कहां एक्सटर्नल है तो इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर, बाहरी बिंदु पर, जिसको लिख सकते हो ई वैरीज 1 बाई आर स्क्वायर। इससे देखने को मिला कि जो हॉलो स्फीयर के कारण बाहरी बिंदु पर आ रहा था वही फिर ला रहे हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर, वही आया। उसी तरह से घटते घटते सरफेस पर आ जाएंगे तो जितना स्मॉल आर होगा कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो सतह पर आ जाओगे तो ई एस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट जो क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी सतह तक और सतह से बाहर जो हॉलो स्फीयर के लिए बात होता है वही सॉलिड स्फीयर के लिए भी बात होता है, उसमें कोई चेंजिंग कोई बदलाव नहीं आता। ये हो गया। अच्छा
अब आता है आंतरिक बिंदु पर, यानी स्मॉल आंतरिक बिंदु यहां पर लेंगे, स्मॉल आर जो ऐसे घुमा देंगे गॉसीय सतह, जहां पर विद्युत क्षेत्र ई बाहर की तरफ, छोटा क्षेत्र है, सतह है डीए, इसके अंदर विद्युत आवेश निकालना पड़ेगा। तो पूरा स्फीयर जिसका आयतन कितना होगा 4 पाई आर क्यू, जिसमें विद्युत आवेश कितना होगा क्यू, तो प्रति एकांक में कितना होगा क्यू बटे ये टोटल जो आयतन है उससे भाग दे दिए, तो 1 में कितना आया, इतना आ गया। तो हमको बस इतना में चाहिए, तो इतना से क्या कर दिए, गुना कर दिए। और ई वाला जो है 4 पाई, एक सेकंड देखो यहां पे 4/3 होगा, क्योंकि इतना आयतन लेंगे ना, तो 4/3 पाई, तो ये जो कटेगा 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएगा, तो आएगा क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। तो ये क्या बच गया, क्यू इन निकल गया, यहां से क्यू इन निकल गया। अब हमको यहां से गॉस के नियम से अनुसार से चलें तो क्या होगा, फाई बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नोट इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए का। तो सबसे पहले बात करें फाई का, तो बेसिक कंसेप्ट, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन, तो यहां से आएगा क्यू आर क्यू आएगा बाई एप्सिलॉन नोट, और ये कैपिटल आर क्यू आएगा, इंटीग्रेशन में लगा दूंगा ई डी ए कॉस 0 डिग्री। देखो तो यहां से आएगा क्यू आर क्यू बाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू, ई बाहर कर लो, इंटू डी ए, तो 4 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1 हो गया ऐसा। अब देखो यहां से कट कर दीजिए, ये क्यूब से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर बचेगा, यहां नीचे आ जाएगा, तो ई इन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर, हो गया ऐसा। अब बात करेंगे यहां पे, तो ई इन होगा, अब वैरिज क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, ई इन वैरिज स्मॉल आर आएगा, हो गया ऐसा, ई इन वैरिज स्मॉल आर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंदर में, जैसे जैसे केंद्र से दूर जाते जाओगे विद्युत क्षेत्र बढ़ते जाएगा, और सतह पर सबसे ज्यादा होगा, सतह पर सबसे ज्यादा, याद रहे। तो देखिए यहां पे यदि केंद्र पर आ जाएं तो आर 0 है, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यदि मैं बात करूं, देखो तो सतह पर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, सतह पर महत्तम हो जाएगा, और फिर सेंटर पर तो 0 होगा, और फिर क्या करना शुरू कर देगा, डिक्रीज करना शुरू कर देगा, हो गया ऐसा। उधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इधर जो होगा ई वैरिज आर होगा, इधर होगा ई वैरिज आर स्क्वायर होगा। तो देखिए ई वैरिज इनसाइड में, और बाहर में मैंने बताया था कि बाहर की बात करोगे तो वैरिज 1/r स्क्वायर, तो ये चीजें हो गई। अब देखो इसमें इतना ही टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर में, जिसको मैंने पूरे को वन शॉट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।